यहाँ पे थे कि पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक है। तो जैसे कि मैं बताया था पीट पीट के अलग कर देना, तो जैसे हम पीट दो चीज़ें अलग कर देते हैं, तो बस वही पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक है। जरा इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेती हूँ और रेड ले लेती हूँ। पिट्स इंडिया एक्ट में क्या, पीट पीट के जैसे हमने पीटा तो दो हाथ, कहते हैं पीट के हाथ पर अलग कर देंगे, जैसे पीटा हमने वैसे ही हाथ पैर अलग कर दिए। मतलब हमने यहाँ पे क्या है, चूंकि हम दो देख लें तो एक राजनीतिक और एक आर्थिक, तो दोनों जो काम थे वो अलग कर दिए। मतलब राजनीतिक काम अलग हो गया, आर्थिक काम अलग हो गया। पिट से पीट पीट के अलग कर दिया, किसको, राजनीतिक को अलग कर दिया, आर्थिक को अलग कर दिया, ठीक है। और इसमें इसमें और क्या किया हमने, ये आपको बता दिया। इस अधिनियम का पहला प्रयास ब्रिटिश संसद में लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक द्वारा लाया गया था। पहली बात जो इम्पोर्टेंट है, नॉर्थ ब्रुक द्वारा पिट्स एक्ट लाया गया था, लेकिन ये पास नहीं हो पाया था। और ये आज तक का पहला और अंतिम ऐसा अवसर था जब किसी भारतीय समस्या को लेकर ब्रिटेन में सत्ता बदली। मतलब ऐसा कुछ कहा होगा उस समय कि भारत की समस्या रखी जा रही होंगी, तो इनके टाइम पे, लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक के टाइम पे ये ही इनकी सरकार बदल गई थी। तो पहला और अंतिम अवसर था जब भारतीय समस्या को लेकर ब्रिटेन में सत्ता बदली। इस वजह से पिट्स इंडिया एक्ट पास नहीं हुआ, ठीक है। उसमें और क्या हुआ, कंपनी के जो कार्य थे उनको दो भागों में बांट दिया, जैसा कि मैंने बोला, आर्थिक और राजनीतिक, ठीक है। आर्थिक कामों के लिए क्या हुआ, आर्थिक कामों के लिए 24 सदस्य। अब भाई अर्थ मतलब पैसा जो होता है, पैसा कौड़ी देखने के लिए बहुत ज़्यादा लोग चाहिए, तो 24 सदस्य होंगे, ठीक है। और ये क्या कहलाएगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। जो आप बीओडी बीओडी पढ़ते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, तो ये वही था। जब इनके कार्यों को अलग कर दिया गया तो इनके कार्यों को किसे दे दिया गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। और प्रशासन देखना था तो उन्होंने, अरे प्रशासन तो इतना इम्पोर्टेंट है, तो एक काम करो, इनके लिए 6 सदस्य रखो, है। तो 6 सदस्य, पैसा के लिए ज़्यादा सदस्य थे तो 24, और मतलब राजनीतिक के लिए कम थे या प्रशासनिक, वो 6 सदस्य। इसको क्या बोला, कंट्रोलर, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, या जिसको नियंत्रक मंडल कहते हैं, ठीक है। ये चीज़ें क्लियर हो गई। पहला था कि दोहरा प्रशासन की नींव पड़ी। भाई क्या दोहरा प्रशासन, आर्थिक और राजनीतिक दो तरह के प्रशासन अलग किए गए, ठीक है। संख्या को 4 से 3 कर गए, इतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन आप करना चाहें तो कर लेते हैं, कर सकते हैं। तो हमने क्या क्या पढ़ा, अब आपको कैसे नोट्स बनाना है इसी का एक बार देख लो। आप देखेंगे कि 1784 में ये जो है 1784 एक्ट है। एक तो क्या बोला कि भाई नॉर्थ ब्रुक के टाइम पे ये लाया गया था, और नॉर्थ ब्रुक के टाइम पे इनकी सत्ता परिवर्तित हो गई, सत्ता खत्म हो गई, और यही पहला ऐसा था। दूसरा क्या था इसमें, भाई पीट पीट के काम अलग कर दिए गए, काम अलग कर दिए गए, राजनीतिक अलग और आर्थिक अलग, या प्रशासन। अर्थ मतलब पैसा भाई ज़्यादा होता था, पैसा ज़्यादा होता था तो इसके लिए 26, और राजनीतिक शासन का तो 6। ये कंट्रोल होते थे, बीओसी, कंट्रोल करने के लिए। आर्थिक के लिए क्या था, डायरेक्टर, कि भाई डायरेक्टर के हाथों में पैसा आएगा सारा, तो ये डायरेक्टर। बस इसमें इतना ही हमें बनाना है नोट्स, और इतना ही हमें याद रखना है, और इससे हमें कुछ नहीं जानना है, ठीक है। अब ये आदत बना लो कि पूरा पॉइंट है, और इनको जब रो रिविजन अपने आप याद होगा, ये कोई नई बात नहीं। फिर क्या है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम देख लेंगे, और ये चीज़ें यहाँ ख़त्म हो गई। अब हम पढ़ते हैं 1793। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या था कि ये पहला चार्टर, मतलब एक चार्टर होते थे, देखिए बस नाम बदलते रहते थे, जैसे अभी तक एक्ट होते, तो चार्टर एक तरीके से, आपको मैंने यहाँ नीचे लिख दिया, लैटिन भाषा का शब्द हुआ था जो चार्टा से निकला था। उसका मतलब भी राजलेख होता था। तो चार्टर जो है वो 1793 से स्टार्ट हुए, ठीक है, और आपके 1853 तक अंतिम चला। तो पहला आपसे पूछे चार्टर एक्ट कौन था, तो यहीं से शुरुआत हुई है 93 से, तो यही आपका 1793 पहला चार्टर एक्ट था, ठीक है। मतलब बस शब्दावली चेंज हुई है, चार्टर और कुछ नहीं याद है। तो ये प्रथम चार्टर एक्ट था, है ना। और इसमें क्या कर दिया गया, बस 93 में 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। क्या कि भाई कंपनी के जो व्यापारिक अधिकार हैं पहले तो अनिश्चित काल के लिए हुआ करते, फिर इन्होंने क्या किया, आप 20 वर्षों के लिए और बढ़ा दिया, बोला कि अब 20 वर्ष तक ही रहेगा। और इन्होंने क्या किया, और इसमें और कुछ ऐसा नहीं है जो याद किया जाए, है। और देखिए भाई गवर्नर जो है निर्णय का उल्लंघन, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। तो केवल इतना रखना है कि 20 वर्षों के लिए कंपनी का कार्यकाल किस अधिनियम में बढ़ा दिया, तो 93 वाले में, और कुछ नहीं इसमें का, ठीक है। फिर क्या है, और एक 1784 में बीच में क्वेश्चन पूछा गया था, मैंने इसको ऊपर लिख लिया साइड से। 1784 का जो एक्ट सब पिट गया, कंपनी के जितने भी अधीन क्षेत्र थे, तो अब पहली बार ब्रिटिश
आधिपत्य क्षेत्र कहा गया, मतलब अब कंपनी को ब्रिटेन के चीजें कहा जाएगा। मतलब हालांकि लेके तो कंपनी को कौन आया था, ब्रिटेन, तो ब्रिटेन वही कह रहा था कि अब कंपनी के जितने भी अधिकार क्षेत्र होंगे तो ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहलाएंगे। पहले कंपनी ने होंगे उससे मतलब, लेकिन पहली बार कंपनी के जितने भी क्षेत्र उनको ब्रिटिश आधिपत्य कहा जाने लगा 1784 एक्ट में। जैसे ही दोनों चीजें, पिट्स का मतलब पीट पीट के अलग कर दे, तो राजनीतिक अर्थ। 93 इंपॉर्टेंट है चार्टर, ठीक है, 1893 पहला याद रखना, 1700 आपका 53 था। 1893 चार्टर एक्ट में बस इतना हुआ था, एकाधिकार जो एकाधिकार था व्यापार वाला उसको समाप्त कर दिया गया। कि आप देखिए, आप देख रहे हैं, आप इसमें एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि कैसे धीरे धीरे जो है, कैसे धीरे धीरे जो ब्रिटिश हैं या ब्रिटेन की जो संसद है, तो जो नोटिस करने वाली चीजें, कैसे कैसे कंपनी को खत्म कर रहे हैं, कंपनी को खत्म करते जा रहे हैं। जैसे पहले, सबसे पहले आपने देखा 1773 में रेगुलेट किया, फिर इनके कामों को बांट दिया, फिर क्या किया, और हम अभी पढ़ने जा रहे हैं 1813 में क्या किया। तो हम धीरे धीरे सारी चीज़ें देख रहे हैं। फिर एक समय ऐसा आएगा कंपनी इसको, ब्रिटेन कंपनी को ख़त्म कर देगी और ये सत्ता अपने हाथों में ले लेगी। यही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्योंकि कंपनी भाई बहुत बेनिफिट कमा रही थी और ब्रिटेन को पूरा तो नहीं मिल रहा था, है ना। एक हिस्सा, जो भी हिस्सा जाता था वो तो ब्रिटेन चाह रही थी ये सारा हिस्सा हमको ही मिले। और चूंकि वहाँ के और भी जो व्यापारी थे वो भी कह रहे थे ये अच्छी बात नहीं है कि एकाधिकार आपने दे रखा है, इसको ख़त्म कीजिए, हमको भी मौका मिले। तो इस हिसाब से ब्रिटेन की संसद पे भी एक तरीके से प्रेशर क्रिएट होने लगा। तो हम अब वही अब देखने जा रहे हैं, एक सेकेंड। तो अब हम इसको हाँ, अब 1813 में क्या एकाधिकार समाप्त कर दिया, जो 20 वर्षों वाला बढ़ाया गया था, अब उसको समाप्त कर दिया। लेकिन किस पे बचा रहा, अभी चाय पे बचा था एकाधिकार और चीन पे बचा था। लेकिन जैसे ही अगला आएगा उसमें ये इसको भी खत्म कर दिया जाएगा। अभी एकाधिकार समाप्त कर दे कि आपका एकाधिकार पूरी तरह से समाप्त किया जाता है, लेकिन चाय और चीनी का भी जो बचा हुआ है वो अभी इसमें बचा था। जब अगला जो एक्ट आएगा उसमें चाय और चीनी का भी समाप्त हो तो पूर्णतः एकाधिकार समाप्त हो जाएगा। दूसरा का ईसाई मिशनरीज आ गए हमारे भारत में आमंत्रित किए गए, ठीक है। और इनको श्री रामपुर, कलकत्ता में श्री रामपुर है, वहाँ पे इन्होंने जितने भी ईसाई मिशनरीज आए थे उन्होंने केंद्र बनाया। और इन्होंने क्या किया था उस केंद्र में, सबसे पहले इन्होंने बाइबल को 56 भाषाओं में अनुवादित किया, ताकि इनका, देखो ईसाइयों का एक ही काम रहता था कि अपने धर्म का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार। तो बस इनका वही काम था कि भाई इन्होंने बाइबल को बहुत सारी भाषाओं में छपवाया ताकि इसका प्रचार प्रसार अच्छे से बढ़ सके, ठीक है। और इम्पोर्टेंट, शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए खर्च करने का बात की गई। याद रखिएगा ये खर्च नहीं हुआ था कभी, 80 में या इस तरह से। तो ये सारी चीज़ें अब आप देखो, तो हमने इसमें क्या क्या पढ़ा। अब आप देखेंगे, हमें कैसे नोट्स फिर बता दे रही हूँ हर एक के बाद। आपने 1813 पढ़ा, 1813 में आपने पढ़ा कि हाँ 1 लाख रुपए जो है खर्च किया जाएगा शिक्षा पे। दूसरा आपने क्या पढ़ा कि एकाधिकार समाप्त हुआ, तो एकाधिकार था वो समाप्त हुआ, लेकिन अभी बचा किसके साथ है, चाय और चीनी, चाय और चीन के साथ, सॉरी, ये दोनों अभी भी बचे हुए थे, ठीक है। तो ये ऐसे ही नोट्स का पॉइंट बनाते, जब इस तरीके के टू द पॉइंट और आपने पहले से इतना समझा होगा तो वो होगा। और बाकी ईसाई मिशनरीज आए थे, ठीक है। तो ये तो मेरा नोट्स है, आप इसको इतना हाईलाइट है कि उतना ही पढ़ेंगे, फालतू के चक्कर में मत रहना। नेक्स्ट 1833 चार्टर एक्ट ही चल रहा है। इसमें एकाधिकार देखो पूर्णतः समाप्त हो गया, जो चाय चीन का बचा था वो भी समाप्त हो गया। दूसरा क्या है इम्पोर्टेंट, अभी तक गवर्नर जनरल चल रहा था, है ना, भाई गवर्नर जनरल हो गया था 73 में। तो अब क्या हो गया है, अब गवर्नर जनरल भी बंगाल का हुआ था, बंगाल का पहले गवर्नर से कनेक्ट करते हो, चलो, बंगाल का पहले गवर्नर था, ठीक है, फिर गवर्नर जनरल हुआ, बंगाल का ही गवर्नर केवल जनरल हो गया, लेकिन रहा कहाँ का, बंगाल का, बस पद का नाम हो गया। अब क्या हो गया, अब यही भारत का गवर्नर जनरल हो जाएगा, गवर्नर जनरल हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें एकदम करके हेस्टिंग्स थे, है ना, ये सारी चीज़ें, वही गवर्नर अंतिम हुआ और वही पहला गवर्नर जनरल हुआ। अब भारत का गवर्नर जनरल पे हम आ जाते हैं, ठीक। 1833 में क्या हुआ भाई, गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया वो बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे भारत के पहले गवर्नर जनरल थे, ठीक है। और यही अंतिम का क्या रहे होंगे, बंगाल के गवर्नर जनरल, ठीक है, बंगाल के गवर्नर जनरल अंतिम ये रहे, और इन्हीं से दूसरा पद स्टार्ट हुआ भारत का। तो ये भारत के पहले हो गए और बंगाल के अंतिम गवर्नर के रूप में रहे। फिर इनके लिए अब तो ये पूरे भारत का, अभी तक आप देख रहे थे कि अभी तक ये
मान लो ये बंगाल है, बंगाल से इनका पद गवर्नर से गवर्नर जनरल कर दिया गया। अब अब बंगाल के बाद पूरा भारत का इनको पद दे दिया, पूरा भारत का इनको गवर्नर जनरल बना दिया, तो बड़ी हो जाएंगी। अब चीज़ें जैसे ही बड़ी होंगी तो उस हिसाब से काम भी। अब इनकी परिषद को एक नाम दिया गया प्रॉपर, जिसको कहा गया भारत परिषद। और इस परिषद में पहले 4 थे, उसके बाद 3 कर दिए गए, है ना। वो 3 कर दिए, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हमें पता है। लेकिन फिर 3 करना, फिर एक चौथा सदस्य जोड़ा गया, और जो चौथा सदस्य जोड़ा गया था वो विधि विशेषज्ञ। यहाँ से चीज़ें शुरू होनी। अब विधि कैसे बनाई जाए, कैसे इनको एक रास्ते लाया जाए, ये तो सब भारत के लोग ऐसे ही थे, हाँ, गरीब थे, सबको गरीब इन द सेंस इस तरीके से उनको चीज़ें आती नहीं थी। राजा और महाराजाओं के रूल रेगुलेशन चलते थे, तो उन्हीं की आदत थी। तो भाई करने के लिए विधि विशेषज्ञ चौथा जोड़ा गया, और यही पहले व्यक्ति थे। पहले लॉर्ड मैकाले थे, वो विधि एक तरीके से इसके अध्यक्ष रहे, चौथे सदस्य के रूप में जोड़े गए। इनका काम क्या था, इनकी अध्यक्षता में एक प्रथम विधि आयोग बना। ठीक है, विधि आयोग बना, और इस विधि आयोग ने क्या किया, जितनी भी भारतीय विधियां थी, मतलब भारतीय विधियों को एक तरीके से संहिताबद्ध किया, मतलब उसको मैनेज किया, पूरा सिस्टमेटिकली उसको अच्छे से बनाया, आईपीसी का निर्माण किया। तो अब क्या हुआ, क्योंकि इनकी परिषद का नाम भारत परिषद हो गया, अब ये परिषद जो भी नियम कायदे बनाएगी उसको अब अधिनियम कहा जाने लगा। मान लीजिए आपसे पूछ ले कि भाई परिषद के पहली बार अधिनियम किस नाम, मतलब अधिनियम जो है पहली बार कब से जाने लग गए, किस मतलब अधिनियम के तहत, है ना, कि नियमों को अधिनियम कहा जाने लगा, तो 1833 याद रखेंगे। कैसे याद रखेंगे भाई, अधिनियम कब हुआ, जब विधि आयोग आ गया प्रॉपर, तो उसने फिर नियमों को एक प्रॉपर नाम दिया, जिनको अधिनियम कहा गया। और ईस्ट इंडिया कंपनी अब विशुद्ध रूप से प्रशासनिक निकाय बनकर रह गई। अब आप देख रहे हैं केवल प्रशासनिक निकाय, अब सब कुछ रेगुलेशन किसका है, ऊपर से ब्रिटेन का है। तो अब ब्रिटेन का है, तो अब ये केवल प्रशासन ही देखने रह गए। अब धीरे धीरे ईस्ट इंडिया को खत्म कर रहे हैं। तो यहाँ पे वही बात हुई कि ईस्ट इंडिया कंपनी को विशुद्ध रूप से ये प्रशासनिक निकाय बनकर रह गई। कैसे प्रसाद, देखो एकाधिकार तो समाप्त कर दिया, भारत परिषद हो गई, अब है ना, भारत परिषद हो गई। तो अब ये केवल प्रशासन देखेगी, ऊपर से इनको टाइट किया जा रहा है ब्रिटेन की तरफ से, ये सारी चीजें हो गई। फिर इसमें क्या हुआ भाई, सती प्रथा का अंत और ठगी प्रथा को दंडनीय अपराध घोषित किया गया इसी अधिनियम के तहत। ठीक है, वो आप अलग से कर देंगे। सती प्रथा को 1829 अधिनियम पूछा जाए तो ये रहेगा, और ये पूछे जाएंगे तो ये रहेंगे। सेठ स्लीमैन ने 1830 ठगी प्रथा को खत्म किया, है ना। दास प्रथा को 1843 में समाप्त करने का निर्णय लिया गया। ठीक है, जो समाप्त 1843 में हो पाई। और इसमें क्या हुआ था, कंपनी की सेवाओं में जितनी भी थी एक तरह से खुली प्रतियोगिता, कि भाई जो भी भर्तियां होंगी उसमें सभी प्रकार के भेदभाव को समाप्त किया जाएगा, कोई भेदभाव किसी प्रकार का नहीं किया जाएगा। लेकिन तब एक तरीके से भारत के लोगों को एक तरीके से अवसर लेने का मौका मिला। अब इसमें क्या हुआ, इस अधिनियम द्वारा बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर विधि आयोग के अधिकार की, मतलब वही कि अब सीधे साधा पूरा भारत करना, तो बॉम्बे मद्रास क्या पड़ता है, कुछ नहीं। तो इनके अधिकार को समाप्त कर दिया गया। एक तरीके से देखें तो केंद्रीकरण की शुरुआत हुई। आप कैसे इसको जस्टिफाई करेंगे कि पहले केवल ये था, ये सारे काम देखता, तो उसके ऊपर एक सबसे बड़ा ला दिया गया, भारत परिषद ला दिया गया, गवर्नर जनरल ला दिया गया, और फिर इसके भी ऊपर क्या ला दिया गया कि भाई ब्रिटेन की संसद थी, है ना, उसमें एक तरीके से ब्रिटेन की संसद इसको रेगुलेट, तो केंद्रीकरण की शुरुआत हुई, मतलब अब इनको केंद्रीकृत किया जाने लगा ना, सारी सत्ता जो है वो केंद्र में आने लगी। तो इस तरीके का। उसके बाद 1853 है, मैंने आपको बताया था प्रथम जो था आपका, ठीक है, 1853 है, ये आपका अंतिम चार्टर एक्ट है, इसको याद रखेंगे। 53 है, अंतिम है, आपको मैंने पहले बता ही दिया है। इसमें क्या हुआ, इसमें सिर्फ इतना हुआ कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे 24 से इनकी संख्या 18 कर दी। नीचे देखिए अंतिम एक्ट है, बस इसमें ये इंपॉर्टेंट है, गवर्नर जनरल को वीटो का अधिकार, सबसे इंपॉर्टेंट, बार पूछा जाता है वीटो का अधिकार किस अधिनियम के तहत किया गया, तो 53। ठीक है, 53 वो दिया गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की संख्या 24 से 18 कर दी गई। और बंगाल को इम्पोर्टेंट नहीं है, केवल 2 इम्पोर्टेंट है, एक तो अंतिम चार्टर एक्ट था ये, ठीक है, उसके बाद वीटो को अधिकार प्रदान किया गया, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की संख्या 24 से 18 कर दी गई। ठीक है, केवल इतना आप लिखेंगे और कुछ नहीं लिखेंगे। ठीक है, और इसमें क्या हुआ, ये सब इम्पोर्टेंट नहीं। फिर आ गया, अब चूंकि देखिए 1853 तब तक 1857 युद्ध हो चुका था। अब ब्रिटेन ने पूरी तरीके से ये सत्ता अपने हाथ में ले ली है। अब चूंकि ब्रिटेन ने अपने ऊपर पूरी सत्ता ले ली है, तो अब ब्रिटेन
जब 1857 का युद्ध होता है और उसको रोको किया जाता है, एक भारत शासन अधिनियम पारित किया जाता है। ब्रिटेन जो प्रधान वो पामस्टर्न, यही बार बार पूछते हैं, वो पामस्टर्न थे। तो आप देख, इसमें क्या क्या किया है, इस अधिनियम में विक्टोरिया घोषणा किया गया, नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या हुआ भाई, इसमें ये हुआ कि जो कंपनी शासन था वो कंपनी के शासन से किस पे चला गया, कंपनी का जो अभी तक शासन चला रहा था भारत का, अब ये ब्रिटेन की महारानी ने अपने हाथ, एक तरीके से ब्रिटेन ने अपने हाथ, ब्रिटेन की सरकार ने, हाँ वहाँ राजा रानी थे तो एलिजाबेथ एक तरीके से ब्रिटेन की अपने हाथ ले लिया, तो बस वही अब जो भी काम करेगा वो ब्रिटेन डायरेक्टली करेगी, अब कंपनी खत्म हो चुकी। तो इसमें क्या था इम्पोर्टेंट, विक्टोरिया घोषणा पत्र था, इसको कैनिंग ने पढ़ा था, 1 नवंबर को पढ़ा था, 58 का एक्ट है तो, और कहाँ पढ़ा था, इलाहाबाद। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछे जाते हैं। रियासतों को हड़पने की नीति को खत्म कर दिया, इसकी वजह से तो 1857 का युद्ध हुआ था, तो ये एक निर्णय था। उसके बाद क्या हो गया, एक अच्छा ये हमेशा नाम परिवर्तन करते थे, तो भारत का गवर्नर जनरल था इसको केवल वायसराय नाम कर दिया गया, तो पहला वायसराय कैनिंग हो गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, मतलब बीओसी, बीओडी और बीओसी को खत्म कर दिया गया, ठीक है, अर्थात दोहरे शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। हाँ मतलब दो काम थे, बीओसी और बीओडी, पीट पीट के अलग किया था, आपको मैंने बताया 1784, तुरंत याद आ गया। फिर एक नई चीज क्या की इसमें, भारत सचिव के नाम से एक नया पद सृजित किया, और इस जो भारत सचिव होगा तो होगा क्या, वो ब्रिटेन की जो कैबिनेट होगी उसका कोई मंत्री होगा, मतलब मंत्रिमंडल का कोई सदस्य होगा, लेकिन उसका कार्यालय लंदन में होगा। तो भारत में मतलब मान लीजिए भारत है, तो भारत के लिए उत्तरदायी कौन होगा, ब्रिटेन में जो ये आपका भारत सचिव होगा जो बैठेगा ब्रिटेन में ही ये होगा, तो ये ब्रिटेन में रहेगा। तो उन्होंने एक तरीके से ये सबसे बड़ा उच्च अधिकारी हो गया, भारत के सारी जवाबदेही ये देखेगा, लेकिन ये कहाँ है, ब्रिटेन का मंत्रिमंडल, एक तरीके से ब्रिटेन का कोई मंत्री होगा उसको बोल दिया गया, ठीक है। तो देखो यहाँ बोला भी गया कि वायसराय जितने भी होंगे जो भी आएंगे समय समय, वो भारत सचिव के प्रति उत्तरदायी होंगे, ठीक है। अब इनको अब एक सदस्य की मतलब अब वायसराय हैं, हमेशा जब भी कोई नया पद का सृजन होता है तो हमेशा ये उसकी मतलब संख्याओं में, मतलब इसकी परिषद में वो करते रहते हैं। जैसे भारत सचिव लाए थे, जब स्टार्टिंग में लेके आए थे तब 4 सदस्य लेके आए थे, उसको कुछ नाम नहीं दिया था, ठीक है। फिर भारत परिषद इन्होंने कहा था, लेकिन अब वायसराय में अब इन्होंने चेंज किया, तो इन्होंने 15 सदस्यीय सलाहकारी परिषद का गठन किया। तो ये क्या 15 सदस्यीय, तो इस बात को याद रखेंगे। जब आप अपने टू द पॉइंट छोटे नोट्स तो आपको चीज़ें बिल्कुल साफ समझ में आ जाएंगी, बिल्कुल सामने होंगे। अभी थोड़ा सा घिच पिच लग रहा होगा। 1851 में सब इतना, केवल इतना इंपॉर्टेंट है, कैनिंग ने विभागीय प्रणाली, जिसको पोर्टफोलियो सिस्टम भी कहते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे बहुत सारे विभाग होते हैं, हर एक मंत्रालय के ढेर सारे विभाग होते हैं, तो विभाग वाले मतलब सब अपने काम, सारे काम विभागों के होंगे अलग, जैसे मान लो समाज कल्याण अलग है, पिछड़ा वर्ग कल्याण अलग है ना, ऐसे ढेर सारे विभाग है। तो विभागों वाला जो सिस्टम है वो किसने शुरू किया, कैनिंग ने, इस शासन अधिनियम से 1861। और 1861 इंपॉर्टेंट क्या होता, अध्यादेश जारी करने वाला, और आपको वीटो बताया था वो 1853, तो याद रखना जो 53, और अध्यादेश जारी करने का अधिकार पहली बार वायसराय को कब मिला था, 1861 में। और एक इसमें चीज हुई थी 61 के तहत, 52 में 62 बॉम्बे, याद रखना 62 बॉम्बे और 66 इलाहाबाद, मतलब इसी में 62 में बॉम्बे का हाई कोर्ट की स्थापना हुई, और 1866 में इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना हुई। इससे पहले तो सुप्रीम कोर्ट था 74 के तहत, ठीक है। अब क्या हुआ कि अब हाई कोर्ट की भी जरूरत पड़ी, तो 62 में बॉम्बे और 66 में इलाहाबाद, ये याद रखेंगे। हालांकि देखो मैंने उसको लिखा है 1861 अध्यादेश 53 जो हम बार बार लिख लेते हैं तो रिकॉल होता रहता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना हुई, ठीक है, ये खत्म हो गया, इसमें और इम्पोर्टेंट नहीं है। 1892 का भारत परिषद अधिनियम, ठीक है। तो विधायिका में संख्या, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इसमें बस ये है कि विधायिका में बहस की जा सकती थी, पूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते थे। कि विधायिका में जब भारत के लोग, भारतीय सदस्य जो थे, जब बैठते थे एक तरीके से विधायिका में, तो सार्वजनिक मुद्दे जब हुआ करते तो बहस में भाग ले, मान लो अंग्रेज लोग सारे बैठे हैं तो बहस चल रही, तो ये केवल भाग लेते थे, अपना विचार भी रख देते थे थोड़ा बहुत, लेकिन अब उस पर चूचाई नहीं कर सकते, मतलब पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते कि ऐसा क्यों, जैसे आज की हम संसद देखते हैं, ऐसा नहीं था कि हम केवल हम बैठे हैं, दर्शक बने और बस इनकी बहस सुन रहे हैं, और कहीं अगर थोड़ा बहुत हुआ तो विचार दे रहे हैं, वो विचार देना ना देना एक जैसा। और जबकि केवल कौन से मुद्दों पर, सार्वजनिक मुद्दों पर,
जबकि वित्तीय मामलों में बहस में भाग तो ले सकता था लेकिन विचार नहीं रख सकता था। पूरक प्रश्न तो बहुत दूर की बात है। ठीक है, तो क्या इसमें वाले में विचार भी रख सकता था और थोड़ा बहुत पूरक प्रश्न भी कर सकता था, लेकिन जहाँ पैसे की बात आई तो ना तो अपना विचार रख सकता था और ना ही पूरक प्रश्न पूछ सकता था। ठीक है, तो इसमें ये सबसे इम्पोर्टेंट 1919 पार्लियामेंटो सुधार अधिनियम, ये सबसे कम समय रहा है, याद रखेंगे। ठीक है, और इसमें पृथक निर्वाचन पद्धति थी। बस इसमें कुछ नहीं, यदि मान लीजिए एक क्षेत्र पृथक कर दिया गया है तो मत देने और चुनाव लड़ने का अधिकार सिर्फ मुस्लिम को ही होगा। मान लो यहाँ से ये सारे मुस्लिम हैं तो यहाँ से मुस्लिम ही खड़ा होगा कोई, है ना, और मत देने का अधिकार भी मुस्लिमों को ही होगा। इस तरीके का था इनका सिस्टम। ठीक है, तो वो बस इतना इतना जान के चलिए कि पृथक निर्वाचन पद्धति किसमें आई, 1900, और जिसको कहा क्या जाता था, मार्लियामेंटो। जो मार्ले थे वो सचिव थे, इसलिए सचिव बड़ा होता तो पहले इनका नाम है, वायसराय इनके छोटे होते थे, तो ये मिंटो था। फिर इसके तहत केंद्रीय और प्रांतीय परिषदों के सदस्यों में वृद्धि की गई। अब सीधी सी बात है, पृथक निर्वाचन जब करेंगे तो भाई इनको ज़्यादा से ज़्यादा वो देना पड़ेगा, एक तरीके से सदस्यों में वृद्धि करनी पड़ेगी। तो वही सीधा सा मतलब क्या हुआ, केंद्र और प्रांत में परिषदों की संख्या वृद्धि की। फिर एक इम्पॉर्टेंट याद रखना, 1919 ये जो है, इसी को पडिक्कर ने बोला था कि भारत विभाजन की अभिव्यक्ति है, कि अब ये पहली झलक मिल गई है कि यहीं से भारत विभाजन। नॉर्मली ये यूपीएससी में एक दो बार पूछा, तो ध्यान रखना। फिर 1919 सीधा वही सचिव पहले तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड बोलते हैं। इसमें क्या हुआ, विधायिका को दो सदन में बांट दिया गया। एक किसको, जो राज्य स्तर थी उसको राज्य परिषद कहा गया, और जो अभी हम केंद्र के स्तर पर देखते हैं उसको केंद्रीय विधानसभा। ये राज्य स्तर, ये केंद्र के स्तर पर। अब इसमें क्या हुआ, केंद्र ने क्या किया, केंद्र द्वारा राज्यों को कुछ विधायी शक्तियां दी। जैसे इस समय हमारा केंद्र है, राज्यों को कुछ शक्तियां दी है, तो उस समय जो शक्तियां थी वो बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत शक्तियां दे रखी थी। तो क्या हुआ, केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियां परिभाषित की कि भाई इसको क्या मिलेगा, कौन से केंद्र के उसमें आएंगे, क्षेत्र में कौन से राज्य के। राज्यों में द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत की जाती है। चेम्सफोर्ड ने पहली बार लोगों को द्वैत शासन से परिचित कराया। लेकिन आपको बोले प्रांतों में द्वैत शासन का जनक कार्टियस को कहा जाता है, द्वैत शासन का जनक कहा जाए तो कार्टियस है। और यहाँ से प्रांतों में द्वैत शासन मतलब केंद्र से प्रांत होगा एक, और प्रांत इस तरीके से दो भागों में बटा होगा। ठीक है, ये इस तरीके से, तो द्वैत शासन से परिचित कराया। अब क्या हुआ, केंद्रीय विषय जो है वो अब ये दो विषय क्या क्या, जिन विषयों पे शक्तियां बांटेंगी, बोला एक केंद्रीय विषय होंगे और एक प्रांतीय विषय। तो केंद्रीय विषय होंगे वो तो सीधी सी बात केंद्र के ही पास है, कोई बात ही नहीं। जो प्रांत के विषय हैं उनको दो भागों में बांटा गया। द्वय शासन मतलब दो भागों में फिर करते तो ये द्वय शासन हो गया। जैसे अभी मैं बता रही थी प्रांत, और ये दो तरीके से। आरक्षित विषय एक उनको बोला गया, एक हस्तांतरित। आरक्षित में क्या है कि भाई ये आरक्षित इनके विषय हैं, इस पे गवर्नर जनरल, दो लोग काम कर रहे थे, गवर्नर जनरल और उसके सदस्य। ठीक है, उसकी परिषद। तो इन परिषदों में कभी कभी बीच बीच में अंग्रेज को तो सदस्य थे ही, लेकिन भारत के सदस्यों की संख्या समय समय बढ़ाई जाती रही थी। तो भाई आरक्षित विषय जो सबसे इम्पोर्टेंट, भाई पैसा, कानून, पैसा और भू राजस्व वसूली, सिंचाई, ये सब गवर्नर जनरल ही, इन पे जनरल का ही अधिकार रहेगा। लेकिन हस्तांतरित कुछ जो हस्तांतरित किए गए थे, जैसे बेमतलब का, स्थानीय स्वशासन तुम देख लोगे, स्वास्थ्य तुम देख लेना, शिक्षा देख लेना, कृषि कुछ देख लेना, ये सदस्यों के पास दे दिया। तो मतलब एक तरीके से क्या मूर्ख बनाया गया हमें। ठीक है, तो इस तरीके की सारी चीजें। फिर इसमें क्या हुआ, भाई भारत सचिव को यह अधिकार दिया गया कि भाई नियंत्रक महालेखा परीक्षक मतलब कैग की नियुक्ति। कैग की नियुक्ति किसके तहत की गई, 1919 के अधिनियम के तहत बोला कि आप कर सकते हैं। और 1900 अभी तक क्या मुस्लिम के लिए था, फिर सिख, ईसाई और एंग्लो इंडियन के लिए भी तय हुआ कि एंग्लो इंडियन को भी, इन तीनों के लिए भी पृथक निर्वाचन का विस्तार किया गया। ठीक है, ये जस्ट उसके अगले वाले में विस्तार कर दिया गया। ठीक है, तो याद रखना कैग 1919 है ना, वीटो 53, 1853 और अध्यादेश 1861, सब याद रखना। एंग्लो इंडियन कौन होते हैं, जिनकी माता इंडियन होती है लेकिन पिता फॉरनर होता, यूरोपियन होता था। ठीक है, ये सारी चीज़ें। और फिर इसी के तहत 1919 के ही तहत 1926 में लोक सेवा आयोग के गठन की बात की गई। लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। ठीक है, इतनी बात खत्म हो गई। फिर आता है भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम में जो इम्पोर्टेंट है, जो जो है, भारत अभी यहाँ आज़ाद होने की कगार पे है, एक तरीके से बोला जाए, ये वो इम्पोर्टेंट है। 1935 है, वर्तमान में
ऐसा देखा है संविधान से सारी चीजें ली गई थी ज़्यादा, इसीलिए आपको वो सेम इसी के ऊपर डिपेंड है, वो आप देखेंगे क्या। एक तो ये अंतिम अधिनियम में प्रस्तावना नहीं थी, याद रखेंगे, कोई प्रस्तावना नहीं थी। प्रस्तावना का मतलब क्या होता है कि ऐसा कोई एक पहला पेज होता है जिसमें प्रस्तावना बताया गया होता है कि सारी चीज़ें इस बुक में ये चीज़ें होंगी, वो इस तरीके से वो बताया जाता है। एक तरीके से बुक का सार होती है प्रस्तावना। ऐसा कुछ सार फार नहीं था, मतलब एक प्रस्तावना टाइप का कुछ नहीं था। उन्होंने राज्यों में जो द्वैत शासन था वो चला ही नहीं था, द्वैत शासन, तो इसलिए उसको ख़त्म कर दिया। तो अब कैसे चलेगा बताओ। स्थानीय जो जितने भी हस्तांतरित विषय थे उनमें स्वास्थ्य शिक्षा ये सब आपने उन्हें दे रखा, और पैसा ऐसा का सब अपने आप लेगा, तो भाई स्वास्थ्य शिक्षा खर्च करना पड़ेगा। ये इनकी जो शासन प्रणाली थी तो वो बिल्कुल बेकार थी, इसलिए द्वैत शासन खत्म कर दिया गया। और ये द्वैत शासन कहाँ ला गया, द्वैत शासन खत्म करके राज्यों को पूर्ण उत्तरदायी शासन की व्यवस्था की गई कि अच्छा ठीक है, आपको पूरी तरीके से हम उत्तरदायी बनाते हैं, स्वतंत्रता देते हैं। लेकिन मतलब वही प्रांतीय स्वायत्तता प्रदान की गई, लेकिन केंद्र में यही द्वैत शासन प्रणाली को शुरुआत कर दिया गया। यही वाली केंद्र के स्तर पर लागू कर दी गई और प्रांत के स्तर से खत्म करके प्रांतों को पूरी तरीके से स्वतंत्रता दे दी गई। अभी भी तो हम पढ़ते हैं केंद्र में, जैसे मान लो अभी राज्यों के अपने सारे विषय हैं, पूरी स्वतंत्रता है। केंद्र में कुछ विषय बटे होते हैं कि हाँ ये तो केंद्र का है ही, बाकी कुछ आरक्षित विषय भी हैं जिस पर केंद्रीय अपशिष्ट सूचियाँ टाइप का समझ लीजिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें। भारत सचिव का जो पद है उसको समाप्त कर दिया गया। भारत में संघीय प्रणाली की शुरुआत हुई, जैसा अभी हम देखते हैं। केंद्र होगा, उसके बाद राज्य होंगे, इस तरीके का है। अखिल भारतीय महासंघ बनाने की बात की गई। फेडरल बैंक की स्थापना की गई। लोक सेवा आयोग को संघ लोक सेवा आयोग कहा गया। आपसे ये पूछा गया लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ, तो 1919 के तहत हुआ, लेकिन लोक सेवा आयोग का नाम संघ लोक सेवा आयोग बना दिया गया। और 1937 में ही एक फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई। लेकिन इसके ऊपर भी जो एक कोर्ट था, प्रिवी काउंसिल, ठीक है, ये मतलब हमारे यहाँ पर जो कोर्ट था उसके ऊपर भी एक कोर्ट था ब्रिटेन में, उसको मतलब उन्होंने बोला था प्रिवी काउंसिल की यहाँ पे आप मतलब इसके ऊपर सारी चीज़ें ये रहेगा। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो इन्होंने उसको उसको भी कंट्रोल करके रखा था। इसके ऊपर भी इसको स्वतंत्र नहीं बनाया, बोला कि इसके ऊपर भी जो चीज़ें हैं इसकी वो ये वाला प्रिवी काउंसिल सुनेगा। तो ये जो फेडरल कोर्ट थे इसके प्रथम चीफ जस्टिस मॉरिस गवैयर थे, वो याद रखेंगे। हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन पद्धति का विस्तार किया गया, ये इंपॉर्टेंट है। आरबीआई की स्थापना, जैसे मैंने आपको फेडरल बैंक बताई थी, वो यही बता रहा है। दूसरा क्या इसमें हुआ, 1937 में जब 1937 में सिंध और उड़ीसा दो नए प्रांत बना दिए गए, और जो वर्मा था उसको भारत से अलग कर दिया गया। 1935 हम पढ़ रहे हैं, 1935 में ही जो भी अधिनियम आया था तो लंबे समय तक उसका काम सारी चीज़ें चलती थी। वही 37 में जाके सिंध और उड़ीसा नए प्रांत बनाए गए और वर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। ठीक है, अब देखो विधि बनाने के लिए तय हुआ संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। ठीक है, तो संघ सूची उस समय जो बनाई गई उसमें 9 थे, सूची जो बनाई गई थी वो 4 थे, समवर्ती सूची बनाई गई थी वो 36 थे। ठीक है, इतनी बात समझना। जैसे अभी हम देखते हैं अपशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास होती हैं, मतलब राष्ट्रपति के पास, वैसे ही उस समय वायसराय के पास थी। धाराएं, उस अधिनियम 321 धाराएं थी और 10 अनुसूचियाँ थी उस समय। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। और सीधी की सीधी इनमें से 321 धाराओं में से 221 सारे से एज इट संविधान में रख लिए गए। 100 बस जो हैं जो नए बनाए गए। इस संबंध में कुछ लोगों के कथन आते हैं कि क्या कहा, जैसे नेहरू ने बोला था कि अनेक ब्रेक वाली इंजन रहित गाड़ी है, मतलब ब्रेकें इतनी है पर इंजन कुछ है नहीं स्पीड देने के लिए। ठीक है, दास्ता का चार्टर एक्ट बोला था, जिन्ना ने बोला था एक तरीके से सलागड़ा पूर्ण रूप से अस्वीकार। राजगोपालाचारी ने बोला था ये तो द्वैत शासन से भी बुरा था, इससे अच्छा तो द्वैत शासन था। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। फिर अंतिम देख लेंगे, जब भारत स्वतंत्र होने जा रहा था तो ब्रिटेन वालों ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पास किया था 1947, जिसमें 4 जुलाई को ब्रिटिश की संसद में ये पास किया गया और 18 जुलाई को ये पेश किया गया और 18 जुलाई को पास किया गया। इंपॉर्टेंट क्या है, ये इस बार एग्जाम में पूछा गया था, तो हमारे में तो सारी चीज़ें दिक्कत नहीं हुई। 4 जुलाई को क्या किया था, पेश किया। 47 तो चल ही रहा है, वो तो सेम रहेगा। जुलाई याद रखेंगे, 4 जुलाई को पेश किया गया तो 18 को पास कर दिया गया, तो लागू 15 अगस्त से हमारे यहाँ कर दिया गया, इसलिए हम कहते हैं 15 अगस्त आते हैं। और
स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को ब्रिटेन भी अपना मनाता है, सॉरी मतलब हाँ भारत बनाता है, बहरीन बनाता है, केन्या और दक्षिण कोरिया ये जो है 15 अगस्त को अपना बनाते हैं। बहरीन जो है वो आज़ाद हुआ था ब्रिटेन से, कांगो हुआ, ये सब नहीं, लेकिन याद सकते हो 4 जो देशों का 15 अगस्त को बनता है, बहरीन, केन्या और दक्षिण कोरिया। ये सब मैंने अपने मोटिवेशन के लिए लिखा था। अभी कुछ अच्छी शिक्षा क्या है कि बिना आपा और आत्मविश्वास को और आत्मविश्वास बनाए रखें, और इन दोनों स्थितियों में फिर आप कुछ भी कर सकते हैं और समझ सकते हैं, तो वही आपकी असली शिक्षा है। किसान कमजोर हो जाते हैं तो देश आत्मनिर्भरता खो देता है, लेकिन अगर वे मजबूत है तो देश की स्वतंत्रता और मजबूत, राजीव गांधी ने कहा। ठीक है, और जो चैप्टर 3 का मतलब ये जो नेक्स्ट टॉपिक है वो पढ़ेंगे। आपको एक चीज यहाँ जो समझने वाली है वो याद रखेंगे, मैंने आपको आज भारत का संवैधानिक विकास पढ़ाया, भारत का संवैधानिक जो विकास पढ़ाया है। अब आप इसको डायरेक्ट हेडिंग देंगे 1773 अधिनियम, ठीक है, और जितना मैंने हाईलाइट करा है केवल उतना टू द पॉइंट लिखेंगे। इससे क्या होगा, आपकी रिवीजन बहुत जल्दी हो जाएगी, और आप लोग का सारे ऐसे ही करने हैं। ठीक है, अब आप लोग का काम क्या होगा, ये नोट्स बना के आप एक बार मुझे दिखा जरूर देंगे, पर्सनली क्या आप ग्रुप में डाल दीजिएगा, तो मुझे एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ आप सही बना रहे हैं, या फिर जैसा आपको ठीक लगे। मतलब जो PDF निकलवाएंगे तो एक बार वो भी हमको दिखा देंगे कि हाँ PDF निकलवा दिया, और हाईलाइट करके मैं केवल वही पढ़ रहा हूँ, तो वो भी दिखा देंगे। और दूसरा जो केवल टू द पॉइंट लिखेंगे तो एक बार अपना नोट, इससे होगा क्या, इससे होगा बस ये कि आपके बहुत छोटे नोट्स बन जाएंगे और बार बार रिवीजन कर लेंगे। और जैसे ही नोट्स बन जाए, मान लीजिए सुबह आपने नोट्स बना लिए, आपने क्लास ली और थोड़ी देर बाद मैंने PDF से आपको भेज दिया, आपने नोट्स बना लिए। अब आप क्या करेंगे, आप अपना नोट्स बनाने के बाद अगली सुबह हमेशा नोट्स बनाने के बाद उसको रिवीजन करेंगे। अब जितनी भी क्लास होगी उस क्लास को करने से पहले पिछली क्लास रिवीजन हो जानी चाहिए, वरना कोई फ़ायदा नहीं है। मान लो आज एक क्लास हो गई, अब जब दूसरी क्लास में आओगे तो पहली वाली स्टार्ट करने से पहले पहली क्लास इन द सेंस ये नहीं कि आप इस वीडियो को पूरा सुने, आप अपने नोट्स को एक बार रिवीजन कर लेंगे कि हाँ ये पढ़ा, तो आप दूसरी क्लास में कनेक्टेड रहें। ऐसे ही जब तीसरी क्लास होगी तो आप पहली क्लास और दूसरी क्लास दोनों के एक बार देख लेंगे अपने नोट्स से कि अच्छा ये पढ़ा। तो जब ये धीरे धीरे प्रोसेस करेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि आपका पूरा रिवीजन, आपको अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं होगी। ये चीज़ें आप अगर ध्यान नहीं रखेंगे तो आपको फिर वही प्रॉब्लम होगी। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। आपको टू द पॉइंट इसीलिए पढ़ाया जा रहा है और स्टोरी बताने के लिए मैं बैठी हूँ, आप टू द पॉइंट रहेंगे। और एक बार मुझे आप ज़रूर बता देंगे कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं कि नहीं समझ में आ रही हैं। ठीक है, एक बार थोड़ा सा बता देंगे मुझे, पर्सनली चाहे तो मैसेज कर सकते हैं, तो मुझे थोड़ा सा एक आइडिया रहेगा हाँ आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। ठीक है, तो ठीक है, बाकी हम आज क्लास नहीं ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास आपको जल्दी मिलेगी। पहले तो आप इसको पूरा करके और नोट्स बना के एक बार मुझे दिखा दें, तो PDF निकलवा लें तो वो तो अच्छी बात है, निकलवा सकते हैं। जिसको केवल टू द पॉइंट ही लिखना है तो अपना नोट्स बना के टू द पॉइंट लिख के अपना ख़त्म करें। ठीक है, क्योंकि मेरे इस नोट्स में भी कुछ चीज़ें ज़्यादा हैं, एक्स्ट्रा हैं, तो वो आप लोग चाहें तो जो मैंने टू द पॉइंट बनाया है केवल उसी का नोट्स बना लें, या PDF निकाल रहे हो तो वही हाईलाइट करें केवल और उतना ही देखें। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। मुझे लग रहा है आज की जो क्लास है, अगर आप इस क्लास का नोट्स बनाएंगे तो 20 मिनट में नोट्स बन जाएगा आपका, कम से कम पूरा एकदम फुर्सत हो जाएंगे। तो आप जो बच्चे नए हैं तो उनके लिए क्या है कि वो उनसे मैं यही कहूँगी वो अपना नोट्स बनाएं 20 मिनट 40 मिनट में उनका नोट्स, 40 मिनट तो बहुत हो गया अगर लिखना है, बहुत रचा रचा के लिखना, नोट्स बना लेना तो इससे होगा क्या आपके नोट्स कंप्लीट होने लगेंगे, कम समय में आपके बेहतरीन नोट्स बनेंगे, और फिर यही नोट्स आपकी इतनी फास्ट रिवीजन करा देंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, और जब बार बार रिवीजन होती है तो हम ज़्यादा अटैम्प्ट कर पाते हैं। ठीक है, बाकी बहुत अभी आज की क्लास को ही ख़त्म करते हैं, और ये वाला जितने भी काम आपको बताए जा रहे हैं पूरी ईमानदारी के साथ कीजिएगा, पूरा 100% अपना दीजिएगा। ठीक है, और बाकी मेहनत करते रहिएगा, मेहनत करेंगे तो देख लेना जल्दी, जब जिस दिन प्रीलिम्स होगा ना उस दिन आप बहुत मोटिवेटेड रहेंगे कि आपने बहुत पढ़ रखा और आपने एक ही चीज़ को जब इतनी बार पढ़ा होगा तो आपको किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं होगी। ठीक है, चलिए फिर वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू।